नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर के लोगों के साथ खुशी खुशी समय बिता रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम प्रस्तावना से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि इसके पहले हम प्रस्तावना के पहले भाग को देख चुके हैं और आज हम जो है दूसरे भाग को देखेंगे। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल प्रस्तावना को किसने अपने हाथों से लिखा था? ऑप्शन ए है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी है बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सी है बसंत कृष्ण वैद और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। दोस्तों, प्रस्तावना को अपने हाथों से जो जिसने लिखा था उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए होगा। आइए विस्तार से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। मूल प्रस्तावना का ज्यामितीय सौंदर्यीकरण और अलंकरण बिहुअर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। दोस्तों, यहाँ आप जो प्रस्तावना का पिक्चर देख रहे हैं, इसके जो किनारे जो आप देख रहे हैं, यही जो है ज्यामितीय सौंदर्यीकरण और अलंकरण है। तो इसको जो तैयार किया था उनका नाम था बिहुअर राम मनोहर सिन्हा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक समाजवादी प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक और प्रजातांत्रिक। दोस्तों, प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले जो शब्द आया है, जब शुरू करते हैं हम प्रस्तावना को, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि धार्मिक न्याय की बारे में बात नहीं की गई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा डी होगा। देखिए दोस्तों, व्याख्या में देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसी प्रकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है भारतीय प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समता की बात की गई है? तो इसका उत्तर होगा 2। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है तो आप बताएंगे 5। और कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है तो इसका उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों, जब आप प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता की बात तो की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर डी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है।
इसमें कहीं आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का वर्णन है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। दोस्तों, प्रस्तावना में जो है 2 प्रकार के समता का वर्णन है। आइए व्याख्या में देख लेते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यही 2 प्रकार की जो समता की बात प्रस्तावना में की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा, यानी कि 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब आप प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि प्रस्तावना की शुरुआत इस तरह होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरह की लाइनों से आगे बढ़ता है प्रस्तावना। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस तरह के शब्दों के माध्यम से भारत को प्रस्तावना में घोषित किया गया है। व्याख्या भी आप देख सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत की जो प्रस्तावना है यह भारत के प्रकृति को बताती है कि भारत कैसा है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, भारत जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र यहाँ पे है और यहाँ गणतंत्र भी है। दोस्तों, लोकतंत्र और गणतंत्र में बेसिकली बहुत अंतर होता है। जैसे गणतंत्र का जो मतलब होता है उससे जो है हेड ऑफ स्टेट का बोध होता है, यानी कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति का बोध होता है। तो गणतंत्र उसे कहते हैं कि जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि विधायक सांसद मिलकर जो है उसे चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, कोई लोकतंत्र गणतंत्र भी हो यह कोई जरूरी नहीं है। जैसा उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि वहाँ का रानी हुई या वहाँ का जो राजा हुआ वह जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए नहीं चुना जाता है, बल्कि वह वंशानुगत होता है। इस प्रकार वह गणतंत्र नहीं है, वह राजतंत्र है। तो अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए कि किस देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है अर्थात संवैधानिक राजतंत्र, तो वो उसका उत्तर ब्रिटेन हुआ, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र को भी अपनाया गया है, मतलब संविधान के द्वारा जो शासन चलता है, और फिर से वहां राजतंत्र के भी आधे रूप को अपनाया गया है जो केवल अलंकारिक है, उसके पास पावर नहीं है लेकिन वहां राजतंत्र है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी है एकता एवं अखंडता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। और जो 42वें संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में, उसके माध्यम से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, एकता शब्द नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो वह सी होगा, क्योंकि यहाँ एकता भी इसमें शामिल हो गया है जबकि एकता शब्द नहीं जोड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसके माध्यम से 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में 4 प्रकार के न्याय की बात की गई है,
ऑप्शन बी है प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन सी है प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता की बात की गई है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जब आप प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 4 प्रकार की न्याय की बात। इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डिस्कशन किए कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता की बात की गई है। दोस्तों, प्रस्तावना में जो है केवल 2 प्रकार की ही समता की बात की गई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। इस प्रकार यहाँ प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए है ठाकुर प्रसाद भार्गव। ऑप्शन बी है NA पालखीवाला। ऑप्शन सी है उन्नी कृष्णन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रस्तावना को जो संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी है वह NA पालखीवाला ने दी है। ये एक भारत के प्रसिद्ध न्यायविद और एक फेमस वकील थे। और केशवानंद भारती मामला जो है 1973 में जो हुआ था केरल राज्य का, आपको अच्छी तरह याद होगी, वह भारत का लगभग सबसे फेमस केसों में से एक है। तो उसमें जो याचिका दायर करने वाले केशवानंद जी थे, उनके वकील के रूप में NA पालखीवाला ने केशवानंद जजमेंट में भाग लिया था, मतलब उनका पक्ष रखा था। संविधान प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा इन्होंने क्यों दी है? क्योंकि प्रस्तावना जिस प्रकार एक परिचय पत्र होता है, वो एक व्यक्ति के लगभग पूरा निष्कर्ष बता देता है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, मोटा मोटी उसका सार दे देता है पूरा कंप्लीटली। उसी प्रकार भारतीय संविधान का जो कंप्लीटली अगर हम भावना समझना चाहें तो प्रस्तावना के माध्यम से केवल एक पेज पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? बी। व्याख्या देख लीजिए। संविधान विशेषज्ञ NA पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। इनका जन्म मुंबई में हुआ। ये केशवानंद भारतीयवाद में याचिकाकर्ता के वकील थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है KM मुंशी। ऑप्शन बी है ठाकुर प्रसाद भार्गव। ऑप्शन सी है HC मुखर्जी। और ऑप्शन डी है VT कृष्णमाचारी। दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा ठाकुर प्रसाद भार्गव ने दी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ठाकुर प्रसाद भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे और 1957 से लेकर 62 तक हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से सांसद थे। तो इस प्रकार आज का प्रस्तावना का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि टारगेट विद नीतीश पर दी जा रही सारी जानकारी आपके करियर में मील की पत्थर साबित होगी। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की एपिसोड में आपको कमी दिख रही है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहते हैं या संविधान से जुड़ी कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो जरूर कमेंट में लिखकर पूछें। इसी समय अब कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर प्रस्तावना के भाग 3 के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।